है कि एग्जाम वाले दिन क्या करना है, मेरे को 19 जुलाई वाले दिन क्या करना है। दोस्त, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता नहीं कि एग्जाम से पहले चॉकलेट खा के जानी है। पढ़ाई की होगी तो पेपर में कुछ आएगा, वरना ना डेयरी मिल्क पास कराएगी ना 5 स्टार। पढ़ाई कर ली, अब 2-3 दिन में तो नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। पढ़ लिया जो पढ़ना था, कर लिया जो करना था, उसी में से पास होकर दिखाएंगे कि जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे में एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। अभी 2025 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ। कैंडिडेट्स के इतने ज्यादा नंबर नहीं आए, जब कितना 30 मार्क हो कि आईएएस की तैयारी की हो, उसने ये तैयारी की हो, चाहे उसने कुछ ही तैयारी कर रखी हो, सोर्सेज सबके सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें। यहाँ पे तो मैं हैरान हूँ कि इतना मिसगाइडेंस है, बहुत ज्यादा। कैंडिडेट का फेलियर का कारण ये बना हुआ है, एक बच्चे ने 6 महीने मेहनत की और आपने उसको मिसगाइड कर दिया और फिर वो घूम रहा है ऐसे ही फेल हो गया। मान लो जो क्वेश्चन आता है वो छोड़ के थोड़ी आएंगे। मान लो आपके अंदर क्षमता है 104 करने की, तो 100 ही थोड़ी करके आओगे। तो पहली बात तो ये सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन ये 10 से 12 आपका 2 घंटे का पेपर है, ये 2 से 5 आपका 3 घंटे का पेपर है। व्हाट अबाउट दिस टाइम, ये 2 घंटे, हाउ टू यूटिलाइज दिस 2 आवर्स। तो हवा में मैनिफेस्टेशन नहीं करना, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है कि एग्जाम टफ भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा उसको, मैंने पढ़ाई की है। ये पढ़ने वाला कैंडिडेट ही बोल पाएगा, जिसने पढ़ाई नहीं की वो कैसे बोल पाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। लोग आपको प्रवचन देंगे कि 8 बजे सो जाना, 7 बजे ये खा लेना। दोस्त, जो आज तक नहीं सो पाया, जो अभी 4 बजे से पहले नहीं सो पा रहा है, वो 18 जुलाई को ऐसा क्या उसको गुरु मंत्र मिल जाएगा कि वो ऐसा कौन सा बादाम बना है कि वो 18 जुलाई को सो जाएगा वो खा के। इस टाइम पे कैंडिडेट को ये हुआ रहता है कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री भूल गया, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो साइंस भूल गया, साइंस पढ़ रहा हूँ तो ज्योग्राफी भूल गया। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, सोइल, नेशनल पार्क, ये फैक्चुअल नेचर क्या है। रिवर सिस्टम में क्या ओरिजिन कहाँ से है, उसका ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके बारे में कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। 10 बार कंफर्म करना कि सही बात है ना, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचना है दोस्तों जो सोच रहा है। आप कंफर्म करो कि उसके दूसरे की गलती की वजह से आपका करियर खराब नहीं होना चाहिए। लास्ट में टॉपर्स ने क्या अप्रोच रखी थी, उन साइंटिफिकली एग्जांपल्स के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। आपको जो मिस्टेक्स नहीं करनी है उनके बारे में बात करेंगे। पैनिक नहीं करना है दोस्तों, पैनिक करते ही गेम डिफीट है। लोगों का फेलियर का कारण ही पैनिक करना है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन, एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एग्जाम में अब बस 3 दिन बचे हैं। ऐसे में एक कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ कॉमन डाउट्स हैं कि हाल ही में अभी एडमिट कार्ड आया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स रहते हैं, उसको इसमें एड्रेस करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि मैं लास्ट के 2 से 3 दिन को कैसे मैनेज करूं। 18 जुलाई को मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए और एग्जाम वाले दिन मैं क्या ऐसा करूं जो मैंने अभी तक पढ़ा है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जो अभी तक हम सब ने पढ़ा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करूं और मेरा कैसे स्कोर इंक्रीज करूं। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, पेपर 2 में मैं क्या ऐसा करूं, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो जाए। ऐसे में पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करूं या एस्से वाला पार्ट या आर्गुमेंट वाला पार्ट, रिपोर्ट में एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पास्ट में टॉपर्स ने क्या अप्रोच रखी थी, उन साइंटिफिकली एग्जांपल्स के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। आपको जो मिस्टेक्स नहीं करनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आप जानते हैं कि एग्जाम 19 जुलाई को है, पेपर 1 250 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है। कुछ कैंडिडेट्स को तो यही डाउट होते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन पैटर्न क्या है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 1 की कट ऑफ जब पास करेंगे तभी पेपर 2 इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा। मार्क्स दोनों के जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन में। इसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे, फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये बेसिक चीजें हैं, ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को ये पता होती है। लेकिन जो अभी हाल ही में एडमिट कार्ड आया था उसके बारे में मैं बता देता हूं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर 1 है वो 10 से 12 होगा, 2 घंटे का पेपर है। पेपर 2 3 घंटे का रहेगा, 2 से 5 की टाइमिंग रहती है। आपको जो एडमिट कार्ड आया है उसको प्रिंट करवा के लेके जाना है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाइए, कलर लेके जाइए, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो सेंटर पे एंट्री 30 मिनट पहले क्लोज हो जाएगी। मींस पेपर 1 की लास्ट एंट्री 9:30 बजे और पेपर 2 की लास्ट एंट्री 1:30 बजे तक रहेगी। ये रिकमेंडेशन आपको है कि पेपर जहां पे आपका होगा उस सेंटर पे आप 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाए। उसका रीजन ये है, वहां पे फेस रिकॉग्निशन होगी। लास्ट ईयर यूपीएससी के एक एग्जाम में एक लड़की ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती पाई गई जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के रूल्स में के खिलाफ है। एग्जामिनेशन का रूल नंबर 12(1) का एच सख्त खिलाफ है इस चीज के कि अगर आप अनफेयर मींस इस्तेमाल करते पाए गए, जैसे कि स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते पाए गए या कोई और ऐसी चीजें हैं जो गिवन डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, तो आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। और अनदर एक्शन भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके का उल्लंघन करते हैं। तो ये हिदायत है आपको कि इन चीजों को ध्यान रखें। ओरिजिनल आईडी ही कैरी करनी है, फोटोकॉपी अलाउड नहीं है। और अगर एडमिट कार्ड पे फोटो ब्लर है तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है 2-3। फिर भी कोई इन चीजों के रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वॉच, जो सिंपल वॉच है, एनालॉग वॉच है, वो आपको लेके जानी है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। पानी बोतल लेके जानी है तो ट्रांसपेरेंट वाली लेके जानी है। एग्जाम में पानी आता रहता है वहां पे, ठीक है, पेपर 2 में वो लेके आते हैं, आपकी मर्जी आपको लेके जाना है तो, कि बाहर का पानी नहीं पीना, वो पर्सनल चॉइस है। सबसे बड़ा डाउट है पेन को लेके।
मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स पेन की वजह से फेल होते देखे हैं। पेन क्या कौन सी कंपनी का था इस वजह से? आंसर है नो। पेन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस ये है कि पेपर वन में ब्लैक बॉल पेन ही इस्तेमाल करना है आपको। कैंडिडेट ब्लू पेन इस्तेमाल कराते हैं, उनको पता ही नहीं होता इस चीज के बारे में। तो ये सख्त हिदायत है, मैं फिर से ये इंस्ट्रक्शन आपको पास कर रहा हूं कि ब्लैक बॉल पेन ही इस्तेमाल करना है पेपर वन में, चाहे आप कोई भी डिटेल भरें या ओएमआर भरें। ओएमआर भरने में भी बहुत कैंडिडेट गलती करते हैं, उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। फिर भी कैंडिडेट पूछता है सर कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करूं, मुझे आप कंपनी आप ही सजेस्ट कर दो। देखो दोस्त, वैसे तो 0.5 0.7 और ये मोस्टली लिखने के लिए इतने एमएम की निब वाला पेन इस्तेमाल होता है, लेकिन ओएमआर भरने के लिए 1 एमएम की निब वाला पेन आप इस्तेमाल करोगे तो सही रहेगा। ये कंपनी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आसपास ये नहीं मिल रही है तो कोई और भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेन सीधा एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना है ओएमआर भरने के लिए। एक दिन पहले उसको थोड़ा सा घर पे आधा, मतलब आधा या उससे कम पेन इस्तेमाल कर लो पहले, उससे और ओएमआर भर लो। कुछ पेन ऐसे होते हैं वो इंक छोड़ देते हैं पेपर पे, ऐसे में पूरा पेपर खराब हो जाएगा दोस्त। तो ये चीज अब ध्यान रखें। पेपर वन और पेपर टू के रिगार्डिंग कहीं पे डिटेल देनी है, आपका रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, एग्जाम का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो सारा ब्लैक बॉल पेन से ही इस्तेमाल करना है। ब्लैक बॉल पेन बोल रहा हूं मैं, जेल पेन नहीं। पेपर टू में आंसर राइटिंग करनी है जिसमें एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीजें इंक्लूड है। तो ऐसे में बॉल पेन और जेल पेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। V5 V7 जनरली जो जेल पेन है वो इस्तेमाल करते हैं यूपीएससी मेंस लिखने के लिए कैंडिडेट्स। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जेल पेन में कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं खुद भी जेल पेन इस्तेमाल नहीं करता। उसका एक रीजन ये है कि जेल पेन में इंक छोड़ने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बॉल पेन। तो मैं बॉल पेन इस्तेमाल करता हूं। बॉल पेन में आप होजर कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, यूनोमैक्स कर सकते हो, ये अच्छे पेन है। लेकिन मैं फिर से यही बोल रहा हूं दोस्त, पेन सबसे ज्यादा मैटर नहीं करेगा। पेन तो एक काइंड ऑफ वेपन है, वेपन चलाने के लिए किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, सबसे बड़ी बात जिगरा चाहिए। ऐसे ही जब पेन की बात आती है ना, तो पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपने पढ़ाई कितनी की है जीवन में, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है एग्जाम में, आपको पेपर कितना आता है, तभी पेन हेल्पफुल होगा। तो ये बेसिक बातें हैं। और डिटेल्स कैसे भरनी है इसमें कैंडिडेट बहुत गलती करता है। जहां पे ये पूछा हो नेम लिखना है तो ये जरूर देखें कि एग्जामिनेशन का नेम पूछ रहा है या आपका नेम पूछ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट इसी में गलती कर देते हैं। दूसरा, जब ओएमआर भर रहे हैं रोल नंबर के रिगार्डिंग, वो ध्यान से भरनी है। सेंटर कोड ध्यान से भरना है। सेंटर का नाम लिखना है तो ध्यान से लिखना है उस चीज का। सब्जेक्ट कोड पूछता है और सब्जेक्ट, तो वो ध्यान से भरना है आपको। ये बेसिक डिटेल्स हैं। और क्या गलती होती है कि मान लो 3 या 4 रो आपको मिलेंगी आपके जो एग्जाम सेंटर पे, आपके क्लासरूम में। आंसर शीट सपोज किसी सरकारी टीचर रहेंगे, उनकी ड्यूटी आएगी, वो बांटना स्टार्ट करेंगे। बांटना है यहां से, बांट दिया यहां से। ऐसे में इमीडिएटली जो आंसर शीट मिल रही है उसको इमीडिएटली लेते ही भर मत देना, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं होती, वो चेंज नहीं होती, वो एक ही मिलती है। ऐसा रेयर केसेस में देखने को मिलता है। पास्ट में एक स्टेट पीसीएस एग्जाम में खुद मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उसमें सॉल्यूशन ये निकलेगा कि 15-20 मिनट आपके खराब कर देंगे वो। और सबसे मेन जो चीज है वो आपका दिमाग खराब कर देंगे इस चीज में। आपके माइंड में सारा दिन यही चलता रहेगा, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा क्यों है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी ऐसी गलती करते हैं वो, कि हर एग्जाम का हम देखते हैं कि 4 कोड में हमें एग्जाम मिलता है और वो प्री डिसाइडेड है, वही कोड आना चाहिए जो पेपर वन का, मान लो वो डिसाइडेड है कि इसका ए मिलेगा, इसका बी मिलेगा, इसका सी मिलेगा। उस हिसाब से एग्जामिनर्स हैं वो चेंज कर देते हैं, इधर से बांटना था उधर से बांटना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी आपको, तो आप कैसे इंश्योर करोगे? आप ये ऐसे इंश्योर करोगे, पहले पोज लो 5-7 मिनट का, आप क्वेश्चंस मार्क करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ओएमआर जो आपको शीट मिली है उस पर इमीडिएटली मत भरना स्टार्ट कर देना चीजों को। कंफर्म कर लेना, 10 बार कंफर्म करना कि सही बाटा है ना, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। सोचने दो उसको जो सोच रहा है। आप कंफर्म करो कि उसके दूसरे की गलती की वजह से आपका करियर खराब नहीं होना चाहिए। दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, इनको लेने में कोई आपत्ति नहीं होती दोस्त, इनमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इंसान को। नेक्स्ट, पेपर 2 का मीडियम। भाई जो एडमिट कार्ड पे लिखा है वही मीडियम में आपको पेपर लिखना पड़ेगा। अब दूसरे मीडियम में अगर पेपर 2 लिख के आते हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये बोलोगे, कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि सर मैंने तो फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश मीडियम चूज किया था, इसमें हिंदी आ गया, हिंदी मीडियम चूज किया था, इसमें इंग्लिश आ गया। उसका सोल्यूशन यूपीएससी कर सकती है। हमारे पास फोन करोगे, किसी और के पास फोन करोगे, दोस्तों के पास फोन करोगे, कोई सोल्यूशन नहीं कर पाएगा। अगर गलती आपकी साइड से हुई है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट, 2 से 3 दिन पहले क्या करें एग्जाम में, प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब अभी अभी क्या रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें, कैसे करें, क्या करें। मेरी ये रिकमेंडेशन है, मान लो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, या मैंने पास्ट में क्या किया था जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था। इस टाइम पे कैंडिडेट को ये हुआ रहता है कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो हिस्ट्री भूल गया, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो साइंस भूल गया, साइंस पढ़ रहा हूं तो ज्योग्राफी भूल गया, और हर एक चीज इंपॉर्टेंट लग रही है इस टाइम पे। भूलने के चांस किसके ज्यादा होते हैं? कॉन्सेप्ट्स के भूलने के चांस कम होते हैं, फैक्ट्स के भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, और हमारे एग्जाम में फैक्ट्स भी आते हैं। ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप फैक्ट्स पे फोकस बढ़ा दो इन 2-3 दिन में, और एक लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या फैक्ट्स रिवाइज करने हैं। जैसे कि पॉलिटी सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल देके चलूं तो आर्टिकल्स, पार्ट्स, स्केड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, इनको रिवाइज करूंगा मैं, क्योंकि इनमें गलती होने का चांस है और रिसेंट टाइम में इनके क्वेश्चंस बढ़े हैं। दूसरा,
कमेटीज के नाम की कौन सी कमेटी किस चीज से बिलोंग करती थी, ये मैच द फॉलोइंग में हमारे एग्जाम में आ जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके मेंबर कौन कौन थे, तो उसमें कंफ्यूजन होने का चांस होता है कि सार्क में और बीमस्टेक में कंफ्यूजन हो गई। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करो इस टाइम पे। अगर आपने पहले प्लान कर रखा है तो मेरी ये वीडियो सुन के चेंज नहीं करना है उसको, फिर उसी पे स्टिक रहो। मतलब अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं उस चीज में। साइंस में वाइटमिन्स हैं, डिजीज हैं, ये जो चीजें हैं जो हाईली फैक्चुअल नेचर की हैं और एग्जाम में रिपीट होती हैं, वो हम करेंगे रिवाइज। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो न्यूज़पेपर कौन सा किसने निकाला, कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, सोशल रिफॉर्म के चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर पर्टिकुलर बात करें कि एंशिएंट मिडिवल में टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है तो वो टर्मिनोलॉजी रिवाइज कर ली। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी मैंने रिवाइज कर ली, बैटल्स और ट्रीटीज उनकी याद कर ली। तो इस तरीके से आप एक तरीका हो सकता है ये कि फैक्ट्स पे फोकस बढ़ा दे। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, सोइल, नेशनल पार्क, ये फैक्चुअल नेचर के हैं। रिवर सिस्टम में क्या ओरिजिन कहां से है, उसका ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके बारे में कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब बात आती है कि सर मेरे को नहीं पता कि कौन से फैक्ट्स मैं रिवाइज करूं कौन से नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आइडेंटिफाई करने में कैपेबल नहीं। तो आप एक काम करो दोस्त, एक 500 या 600 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो कि मेरे को 600 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन निकालो। जो कैंडिडेट एवीकेएस से जुड़ा हुआ था उसको हमने ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे हैं। रिविजनल टेस्ट जो आपके थे, मान लो पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का था, हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का था, अब नया खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई कैंडिडेट आप बोले हमें खरीद लो, मुझे कुछ नहीं बेचना उसमें। आपके पास जो भी अवेलेबल है एमसीक्यू फॉर्म में, आप वो यूटिलाइज करो। एवीकेएस का तो एवीकेएस का करो, किसी और प्लेटफॉर्म का है किसी और प्लेटफॉर्म का करो। अब कोई कैंडिडेट बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है जी, मैंने तो अपने जीवन में 1 रुपया नहीं खर्चा और ना मेरे पास ये चीजें हैं, फिर आप पीवाईक्यूज लगाओ दोस्त। इन्हीं चीजों में से एक चीज करो। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का बेनिफिट, ये मैं सारी चीज नहीं करनी है कि फैक्ट भी कर लिया, एमसीक्यू भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ऐसे में जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे ना या एमसीक्यूज लगाओगे, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपकी पॉलिटी की भी रिवीजन होगी, हिस्ट्री की भी होगी, ज्योग्राफी की भी होगी, इकोनॉमी की भी होगी, हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी रिवीजन हो गई। तो आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो गया। जो आपको बीमारी हो रही है ना, ये मेरे को कुछ याद नहीं रहा, मैं तो सब भूल गया, वो सारी चीजें फिर याद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एटलीस्ट इन 2-3 दिन में नहीं आएंगे, एग्जाम में जरूर आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब बात आती है कि मैं एक दिन पहले क्या करूं। 18 जुलाई को मुझे सब, अभी आपको टॉपर्स सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ मेंटोर्स सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम वाले दिन, जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी है, हम बचपन से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच में बिलीव करता हूं, जो चीजें प्रैक्टिकल हो। मैं ऐसा मान के चलता हूं, जो कैंडिडेट सच में अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है, जिसने इतनी पढ़ाई की है और जो करियर ओरिएंटेड ज्यादा सोचता है, वो शांत नहीं बैठ सकता 18 जुलाई को। उसको कोई ये बोलेगा ना कि तू खाली रहे, तो उसका दिमाग ज्यादा नेगेटिविटी से भर जाएगा। ऐसे में आपको 18 जुलाई का एक 6 घंटे का प्लान आपके पास होना चाहिए, 6 से 7 घंटे का। लेकिन आपको ये प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि 6 से 7 घंटे में क्या करना है। लोग आपको प्रवचन देंगे कि 8 बजे सो जाना, 7 बजे ये खा लेना। दोस्त, जो आज तक नहीं सो पाया, जो अभी 4 बजे से पहले नहीं सो पा रहा है, वो 18 जुलाई को ऐसा क्या उसको गुरु मंत्र मिल जाएगा कि वो ऐसा कौन सा बादाम बना है कि वो 18 जुलाई को सो जाएगा वो खा के? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल आइडियल बातें हैं। सिंपल बात ये है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से सजेशन है ये, जिसको जो सही लगे वो एडॉप्ट कर ले। आपको नींद के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। जितना नींद के बारे में सोचोगे कि मुझे सोना है और वो नहीं आएगी, क्यों आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को। एकदम से कैसे आ जाएगी वो चीज जो इतने दिनों से नहीं आ रही है? तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। जितना सोचोगे उतनी उड़ेगी। जितने बजे नींद आती है उतने बजे सो जाओ। 2 बजे आ रही है 2 बजे सो जाओ, 3 बजे आ रही है 3 बजे सो जाओ। नहीं भी आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ही डाउट है, मैं पूरी रात नहीं सोया सर, मेरा पेपर खराब हो जाएगा। कुछ मत सोचो उसके बारे में, कुछ नहीं खराब होगा। सुबह उठ के 5-6 बजे उठ के अपना नहा धो लो अच्छे से नहाओ। उस चीज में आपकी नींद गायब हो जाएगी। ब्लैक कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी पी लो, कुछ खाना है खा पी लो। उस चीज के रिगार्डिंग एक रात अगर पहले नहीं सोए तो कोई ऐसे लेना देना नहीं। बहुत पास्ट में ऐसे टॉपर हुए हैं जो बिना सोए एग्जाम दिया और एग्जाम हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस ये बोलते हैं कि हाँ, अगर यही बात मेंस की होती, सिविल सर्विसेज की, जो आपका 3 दिन का प्रोसेस है, 5 दिन का प्रोसेस है, फिर मैं ये रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि अब अगले 24 घंटे तो काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ब्रेन गिव अप कर जाएगा। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो यहाँ पे बात सीआरपीएफ की हो रही है, तो उस चीज का ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। अब बात आती है कि एग्जाम वाले दिन क्या करना है मेरे को, 19 जुलाई वाले दिन क्या करना है। दोस्त, मैं इन चीजों में ज्यादा बिलीव करता नहीं कि एग्जाम से पहले चॉकलेट खा के जानी है। पढ़ाई की होगी तो पेपर में कुछ आएगा, वरना ना डेयरी मिल्क पास कराएगी ना 5 स्टार। ना मैं ये रेड बुल वगैरह के फेवर में हूँ। अपना जो नॉर्मल खाना पीना आप रखते हो, जिसमें चाय पीनी है चाय पियो, कॉफी पीनी है कॉफी पियो, जिसको जैसे सुटेबल है, सैंडविच खाना है सैंडविच खाओ, सैंडविच बढ़िया खाना है। लाइट नॉर्मल फूड लेके जाओ, घर का खाना खा के जाओ, वहां जाके खाने की कोशिश ना करो। टाइम से एग्जाम पे पहुंचो। सुबह उठते और 18 जुलाई को, अब ये 3 दिन कंटिन्यूसली प्रोसेस रखो माइंड में
कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अपने माइंड को बोलते रहो, ये बात बोलते रहो। मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है दोस्त, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। मैनिफेस्ट करते रहो कि हाँ एग्जाम हो जाएगा, और ऐसे में ये जो हवा में मैनिफेस्टेशन नहीं करना, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है कि एग्जाम टफ भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, मैंने पढ़ाई की है। ये पढ़ने वाला कैंडिडेट ही बोल पाएगा, जिसने पढ़ाई नहीं की वो कैसे बोल पाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। आपने पढ़ाई की है दोस्त, हमने पढ़ाया है, मैं जानता हूं कितनी मेहनत लगी है, हमारी भी और तुम्हारी भी, तो उस फैक्टर के बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूँ ये चीजें। तो अब बात आती है कि जैसे 19 जुलाई वाला दिन आ गया, सुबह अपना एग्जाम पे पहुंचे, 10 से 12 एग्जाम हो गया, एग्जाम पेपर हाथ में आया। एग्जाम पेपर आने के बाद अब यहां पे खेल स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजते ही पेपर स्टार्ट, घंटे बज गई, पहले 5 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन देखे और आपको नहीं आते। हो सकता है वो क्वेश्चन हिस्ट्री के हो सकता है वो क्वेश्चन मैथ्स के हो, अलग अलग सेट में अलग अलग वो क्वेश्चन होंगे। ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले 5 मिनट में ही पेपर बहुत मुश्किल आ गया, ऐसा आपको लग रहा है, संयम बना के रखो, एक डीप ब्रेथ लो। आपके जो फेवरेट एरियाज हैं, हो सकता है वो पॉलिटी हो सकता है वो करंट अफेयर्स हो सकता है वो ज्योग्राफी हो, जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट है, इमीडिएटली उस पर जंप कर जाओ और वहां से चीजों को करना स्टार्ट करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस थी पॉलिटी की और पॉलिटी के क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। पैनिक नहीं करना है दोस्त, पैनिक करते ही गेम डिफीट है। लोगों का फेलियर का कारण ही पैनिक करना है। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को बोलना है कोई बात नहीं, कर लेंगे। 10 से 10:30 के बीच में जो आपका माइंडसेट है वही आपका रिजल्ट है। आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। ये 100 बात की एक बात लिख के दे रहा हूं आपको। संयम नहीं खोना है, मैं फिर से बोल रहा हूं। एग्जाम की अलग अलग कैटेगरी है, इजी कैटेगरी तो भूल जाओ कोई होती है, प्रेजेंट टाइम में मॉडरेट, डिफिकल्ट, एक्सट्रीम डिफिकल्ट, इन्हीं कैटेगरी में से एक एग्जाम आपको मिलेगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो इस कैटेगरी में आपका एग्जाम फॉल करेगा। ऐसे में पहले से प्रिपेयर रहना है मेंटली, क्योंकि पढ़ाई कर ली, अब 2-3 दिन में नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ लिया, जो पढ़ना था कर लिया, जो करना था उसी में से पास होकर दिखाएंगे कि जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे में एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। अभी 2025 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ। कैंडिडेट्स के इतने ज्यादा नंबर नहीं आए, चाहे कितना 30 मार्क का हो कि आईएएस की तैयारी की हो, उसने ये तैयारी की हो, चाहे उसने कुछ ही तैयारी कर रखी हो, सोर्सेस सबके सेम है। हमने भी वही चीजें पढ़ाई हैं और सीएससी वाला भी वही पढ़ता है। और इसलिए ये जो बेस है ना, इतनी ये भारी भारी किताबें देते हैं या बाकी जो इतनी वीडियोस कराते हैं, उसका एक रीजन यही है कि 1 मिनट के लिए वो भारी लग सकता है, लेकिन वो इसी डिफिकल्ट समय के लिए है वो। तो यहां पे अगर ये आ जाता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी गलती का कारण बनती है। ना गिव अप करना है और ना ओवर एक्साइटेड होना है। संयम से एग्जाम को स्टार्ट करना है। ओएमआर बहुत ध्यान से भरनी है। मोस्टली कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, ओएमआर भरने नहीं आती। एक कैंडिडेट मान लो कि कोई एग्जाम देके आया, उसके बाद वो पूछता है कि सर मुझे ये इतने नंबर बन रहे हैं मेरे, और फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है उससे 30 नंबर 40 नंबर कम मिलते हैं उसके। ऐसा क्यों? टेस्ट में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि पेपर 1 की इवैल्यूएशन मशीन के थ्रू होगी, ह्यूमंस के नहीं। मशीन की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ओएमआर भरने के रिगार्डिंग भी, कि आपको सपोज ये इस तरीके से मिला है तो इसको पूरा भरना है। आधे कैंडिडेट इसको आधा भर के निकल लेते हैं, मशीन उठाएगी नहीं उठाएगी उस पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए मैंने 1 mm का पेन सजेस्ट किया इस चीज के रिगार्डिंग। अब कैंडिडेट है, मान लो ये है, इसको भर दिया, बस ये निकला। इस तरीके से भर के आओगे तो हो लिया पेपर। आधे लोग इतना भर देते हैं, छेद कर देते हैं, पीछे निकल जाता है, बस हो गया वो खत्म। आधे लोग क्या करते हैं, मान लो 2 ये है, ये कर ओहो ये नहीं भरना था, ये भरना था। उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि ध्यान नहीं है इस चीज में कि ए भरना है बी भरना है, थोड़ा सा इसमें टच कर दिया, थोड़ा इसमें कैंसिल, रोंग में चला गया, नेगेटिव मार्किंग है। सही आंसर पता हुआ भी, जहां 2 नंबर मिलने थे -0.67 मार्क्स मिले उसको, -0.67। तो ये सबसे बड़ी गलती है उसकी। ओएमआर ध्यान से भरनी है। ओएमआर साथ के साथ, अब कैंडिडेट का ये डाउट होता है साथ के साथ भरे या बाद में भरे? बाद में कभी नहीं भरना है, कभी भी नहीं भरना है ओएमआर। मैं हर साल ऐसे कैंडिडेट्स के पेपर देखता हूं, किसी के 10 ओएमआर भरने रह गए, किसी के 15 रह गए, किसी के 5 रह गए, एक भी भरना रह गया जिसे आप भर सकते थे, जिसका आंसर आपको आता था। रिग्रेट में लाइफ निकलेगी, रिग्रेट में लाइफ निकलेगी। ऐसा मैं पर्सनली जानता हूं लोगों को। एक एक नंबर कितना कीमती, अभी बताया ना अभी पॉडकास्ट में उस चीज के रिगार्डिंग। तो वो 2 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी गलती से आता हुआ क्वेश्चन गलत करना। दूसरा, अब बात आती है पेपर अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग। जैसे मैंने बता दिया, पहले तैयार रहो, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, पहले तैयार रहो। मैं यहाँ पे आपको मीठी गोली देने के लिए नहीं हूं कि पेपर आसान आएगा जी, सब वो आएगा, कुछ नहीं, कोई आसान नहीं आएगा। ट्राई करो, इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, हाई चांस यहाँ की तरफ है मेरे अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें, यहां पे तो मैं हैरान हूं कि इतना मिसगाइडेंस है, बहुत ज्यादा। कैंडिडेट का फेलियर का कारण ये बना हुआ है, एक बच्चे ने 6 महीने मेहनत की और आपने उसको मिसगाइड कर दिया और फिर वो घूम रहा है ऐसे ही फेल होके। क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं इस बात की।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 कैटेगरी कैंडिडेट फॉल करेंगे। एक जिसको कुछ नहीं आता, वो तो कितना ही करे, 100 करे, 125 के 125 करे, कितने करे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने सब में जय माता दी या सारे सी 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 ए इस तरीके से भर रहा है। बात आती है कैंडिडेट जो पास्ट रिकॉर्ड देखता आया है एक्यूरेसी के बेसिस पे, कि मेरी एक्यूरेसी कैसी रहती है, मेरे तुक्के कितने लगते हैं। ऐसे में जो मैं ऐसा समझता हूं, एग्जाम का लेवल पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो आपने टेस्ट सीरीज लो लेवल की दी हो, एग्जाम का लेवल बहुत हाई आ गया, हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज बहुत हाई लेवल की दी हो, उससे कम लेवल का एग्जाम आ गया, तो उस एग्जाम लेवल और आपका जो गेस करने की स्किल, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक आ गई, सारी चीज आ गई कि आपकी सिक्स सेंस क्या बोल रही है उस चीज के रिगार्डिंग, हर चीज लागू हो गई, तो वो आपको उस फैक्टर्स के बेसिस पे करने पड़ेंगे। एक आइडियल मेरे से नंबर आप सुनना चाहते हो, तो मैं पर्सनली किस कैटेगरी में फॉल करने वाला इंसान हूं, मैं इस कैटेगरी में फॉल करने वाला इंसान हूं। इसके बीच में अटेम्प्ट करूंगा, 90 के आसपास अटेम्प्ट करूंगा, अगर डिफिकल्ट साइड पेपर आ गया तो 90 के आसपास। अगर थोड़ा सा इजी कैटेगरी का आया तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अबे मान लो जो क्वेश्चन आता है वो छोड़ के थोड़ी आएंगे, मान लो आपके अंदर क्षमता है 104 करने की, तो 100 ही थोड़ी करके आओगे, तो पहली बात तो ये सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन 60-70 क्वेश्चन के बाद हर कोई तुक्का मारता है, ये भी सच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी पे खेलता है वो, क्यों, उसके बाकी के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पे वो गेस वर्क इस्तेमाल करता है। तो मेरी तरफ से तो नंबर आंकड़ा ये है, इससे ऊपर जाओगे 100 करके ही आने हैं तभी पास होगे। ये वाला भी अगर आप यहां पे कॉन्फिडेंट हो ना, तो यहां रुक जाना दोस्त, यहां मत जाना, फिर आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। मैंने ऐसा भी, अब पेपर 1 पास होना चाहिए, 100 बात की एक बात ये है, अगर पेपर 1 यहीं पे पास हो जा रहा है ना आपका, तो यहां रुक जाना है, उसमें लालच नहीं करना नेसेसरी, क्योंकि बाद में ना जितने मान लो 10 अटेम्प्ट करोगे ना, उनमें से 7-8 गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा अक्सर होगा, आप बताओ कमेंट में, ऐसा होगा आपके साथ, आपने सीडीएस एग्जाम लिखा होगा या और एग्जाम लिखे होंगे, वहां पे फील क्या होगा आपने इस चीज को। तो ये नॉर्मली आंकड़ा रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम लेवल और आपका प्रिपरेशन लेवल और आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे ऑन द स्पॉट कि एग्जाम देख के। ये प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ नहीं पहुंचना है वहां पे, मिनिमम 120 तो करके आऊंगा, मिनिमम 110 तो करके आऊंगा, 105 तो करके आऊंगा, कैसे करके आ जाओगे, कर लो 2025 वाले एग्जाम में 105, सारे फेल हैं वो, जिन्होंने ऐसा किया सारे फेल हैं। और दोस्त पेपर 1 में ना ऐसा मैंने देखा है, पेपर 1 में मान लो कट ऑफ गई है 95 और किसी के सिर्फ 97 नंबर है ना, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, क्योंकि पेपर 2 में चांस मिल गया उसको अच्छा करने का, इंटरव्यू में चांस मिल गया उसको अच्छा करने का, क्योंकि पेपर 2 इवैल्यूएट हो गया उसका। लेकिन इस चक्कर में अगर वो 90 पे अटक गया, मोस्टली कैंडिडेट के साथ यही होता है, इधर फंस जाते हैं, फिर हो लिया उसका काम। पेपर 2 में चाहे वो कितनी कैपेबिलिटी रखता हो, कितना ही अच्छा हो उस कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंटरव्यू में फेल होना निश्चित है उसका, चेक ही नहीं हुआ पेपर 2। ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है। अब बात आती है पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, ये कैसे पहुंच जाए। राउंड्स में एग्जाम लिखना है, मैं 3 राउंड्स में एग्जाम करता था, 3 राउंड्स में ही कैंडिडेट को सजेस्ट करता था। कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 2 राउंड में कर लेते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, और एक राउंड में तो कभी नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिस पे आप 100% श्योर शॉट हो। मतलब आपने अगर 50 क्वेश्चन कर दिए तो वहां पे एक्यूरेसी 45 या उससे प्लस आनी चाहिए आपकी, 5-7 तो गलत होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये नंबर 40 है, 50 है, 60 है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन पे वेरी करेगा। अब जो सेकंड राउंड है वहां पे कैंडिडेट प्रोबेबिलिटी पे खेलना स्टार्ट करते हैं, 50% वाली प्रोबेबिलिटी पे 100% जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं मुझे 1% भी। मान लो 20 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप 50-50 है, तो 20 के 20 करने हैं, उसमें ये नहीं कि कोई कर दिया और कोई नहीं किया। दूसरा, अब बात आती है 33% वाली प्रोबेबिलिटी पे, यहां पे खेलना है नहीं खेलना है ये डिपेंड करेगा एग्जाम लेवल कैसा है और आप कहां खड़े हो, ये दोनों अटेम्प्ट करके 50% वाली और 100% वाली, तो तभी तीसरे राउंड में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन कैंडिडेट के माइंड में सबसे बड़ा डाउट ये आता है, मुझे मैथ्स कब अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैथ्स को अटेम्प्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसकी वजह से एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाता कैंडिडेट का, पेपर 1 भी, और कुछ क्वेश्चंस पढ़ने ही रह जाते हैं। उसकी कोई माफी नहीं है दोस्त, कि मान लो 10 क्वेश्चन पढ़ने ही रह गए एक कैंडिडेट के, कोई माफी नहीं उस चीज की। ऐसे में कैंडिडेट को पहले 1 घंटा जीएस करनी है, मैथ्स टच ही नहीं करना है अनटिल अनलेस वो मैथ्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास्ट में कैट क्लियर हैं, मैथ्स उनका हाईली स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड रहा है, ऑप्शनल ही मैथ्स है, वो कर सकता है स्टार्टिंग में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एवरेज कैंडिडेट के हिसाब से बातें बता रहा हूं। जैसे ये घंटा हो, पेन जीएस की तरफ से हटा के सीधा मैथ्स पे फोकस करेंगे। मैथ्स को 30 से 40 मिनट मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन कि 15 आए हैं या 20, ये टाइम अलॉट करेंगे, और एक क्वेश्चन को 2 से ज्यादा चांस नहीं देंगे दोस्त, क्योंकि अगर वो 2 बार में नहीं निकला तो इमीडिएटली वो निकलेगा भी नहीं, फिर उसको बाद में देखेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा तो। जैसे ही ये टाइम स्पेन खत्म हो, फिर से जीएस पे स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में
अननेसेसरी पैनिक होके एकदम से सारे गोले नहीं भर देने तुक्के में कि 25% वाले भी कराए उसमें, ऐसे में गलती का चांस बढ़ जाता है, पास होता हुआ पेपर फेल हो जाता है। तो संयम नहीं खोना है पूरे एग्जाम में। ये हुआ पेपर 1 अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग। अब बात आती है पेपर 2 अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन एक इंजन की तरह काम करता है और इसको स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस चाहिए। लेकिन उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 से 12 आपका 2 घंटे का पेपर है, ये 2 से 5 आपका 3 घंटे का पेपर है। व्हाट अबाउट दिस टाइम, ये 2 घंटे, हाउ टू यूटिलाइज दिस 2 आवर्स। इसमें 12 से 12:30 जैसे ही आप बाहर आए, 5-10 मिनट तो बाहर आने में लग जाएगी, इतनी भीड़ रहती है, भारत की इतनी पॉपुलेशन है, हर कोई एग्जाम लिखने पहुंचेगा वहां पे। एटलीस्ट पेपर 1 तो, पेपर 2 में सारे गायब हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि चैलेंजेस लेना सबके बस की बात नहीं है। 12 से 12:30 हो सकता है आप अपना फोन लें, कोई रिलेटिव से मिलें, इमीडिएटली पेपर डिस्कस ना करें। फोन आते यूट्यूब खोलोगे, उधर सबसे पहले क्या पता मैं ही दिखूं आपको, मेरे जैसे और लोग दिखेंगे कि पेपर का रिएक्शन कैसा है, पेपर कैसा आया। छोड़ दो उसको, 5 बजे के बाद देखना कैसा पेपर का रिएक्शन था, पेपर कैसा आया था, कुछ डिस्कस ना करूं। एक बात मेरी हमेशा याद रखो दोस्त, चाहे पेपर 1 आपका कैसे भी जाए, चाहे आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ जाए या आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाए, पेपर 2 आप सच्चे इंसान है ना, सच्चे स्टूडेंट है ना, कभी पेपर 2 मिस मत करना। गेम चेंजर है पेपर 2। या तो पेपर 2 आपको अफसर बनाएगा या आपको चीजों को सिखाएगा, दोनों चीजों में हेल्प करेगा। पेपर 2 में मैंने देखा है लोगों के पेपर 1 में 100 नंबर आ गए, पेपर 2 में 110 नंबर आ गए, टॉप 100 में रैंक आ रहा है, क्योंकि उसने इंटरव्यू में भी इतने खींच दिए। लेकिन जब वो पेपर 1 देके आया तब वो बिलीव कर सकता है कि वो 100 में, टॉप 100 में आ जाएगा। आंसर है नहीं। मैंने ऐसे न जाने कितने एस्पिरेंट्स को देखा है। तो पेपर 2 में एक तो जी जान लगा देनी है, पेपर 1 कैसा भी जाए। उस जी जान लगाने में सबसे बड़ा टास्क है पेपर कंप्लीशन का। ऐसे में ये आपका मैटर करेगा। एक 30 मिनट आप खाने को दे सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कैंडिडेट को, 15-20 मिनट बहुत है। खाना खाना है, ऐसा खाना खाओ जो शरीर में तकलीफ ना करे। बहुत कैंडिडेट्स का पेपर 2 छूटता देखा है मैंने कि इसका पेट खराब हो गया, उसको वोमिटिंग हो गई, उसको हेडेक हो गया, उसको फीवर आ गया। आपको अभी हंसने जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक बार सोचो कि किसी कैंडिडेट ने मेहनत की इतनी, और उसका मान लो एग्जाम से पहले आधे घंटे पहले पेट खराब हो जाए, उधर बाथरूम की स्थिति आपको पता ही है, वोमिटिंग होनी स्टार्ट होगी, हेडेक हो गया और इशू आ गया। दोस्त उसकी कोई सिंपैथी नहीं देगा आपको, और ना उस सिंपैथी से कुछ होना। उसकी कीमत 1 साल है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करिए जिससे शरीर में दिक्कत आई, ना एग्जाम से एक दिन पहले और ना एग्जाम वाले दिन। अब बात आती है कि 12:30 से 1 बज गया सर, एंट्री है 1:30 बजे, ठीक है, तो क्या लाइन में लग जाऊं या कुछ पढ़ना है इस टाइम पे? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर पढ़ना है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस चीज में, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैटर करेगा। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना क्या है, या एस्से के स्ट्रक्चर जो पेपर 2 की बुक में स्टार्टिंग में, एस्से के स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उनमें से ही कोई एस्से आ गया तो समय बच जाएगा, समय बच जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी, सीधे जाते ही 10 नंबर पक्के हो गए। तो दोनों के अपने बेनिफिट है, एक ही चीज पढ़ पाओगे। पहले डिसाइड रखो कि क्या करना है। और फ्रेजल वर्ब्स में कैंडिडेट गलती करते हैं कि वर्ब की फॉर्म चेंज करके लिख के आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रिपोर्ट राइटिंग में ना नाम जोड़ना है ना प्लेस, XYZ ABC आएगा उसकी जगह। और फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी है दोस्त। लेकिन मुझे तो सर बिना चेंज किए सेंटेंस नहीं बन रहा है, फिर तो मरता क्या ना करता, वो सिचुएशन है। अब ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले इस इंजन को स्टार्ट करो, ग्रामर पे अपना सिक्योर करो, कॉम्प्रिहेंशन करो, प्रीसिज करो, फटाफट करो। टाइम के कंटेक्स्ट में 200 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है, 20 नंबर के लिए 18 मिनट डिवोटेड है, आइडियल टाइम। बीच में डिटेल्स भरवाने आएगा, 3-4 मिनट खा के जाएगा। अब बात आती है कि पहले ऐसे करें, आर्गुमेंट करें, रिपोर्ट करें। मैं कैसे सजेस्ट करता हूं कि 2 ऐसे करो, फिर 2 आर्गुमेंट, फिर 2 ऐसे, फिर 2 रिपोर्ट। उसका रीजन ये है कि जैसे यहां पे ऐसे 2 ऐसे लिख दोगे तो ब्रेन अब पीक पकड़ चुका है, ये पढ़ने वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें पीक पकड़ चुका है, तो आर्गुमेंट ज्यादा अच्छे लिख पाओगे, और आर्गुमेंट्स ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू ऐसे, क्योंकि आर्गुमेंट्स में हम पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें से एक ऐसे हल्का, जब ऑफ कोर्स लिख ऐसा ही होगा, एक आधा ऐसा हल्का भी लिख पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका एक मेरा रीजन यहां पे ये है कि जब आप 2 ऐसे स्टार्टिंग में लिखोगे ना, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। तो प्रेजेंटेशन आएगी तो इवेलुएटर का भी माइंड एक साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट होगी आपकी कि हाँ हाँ ये अच्छा कैंडिडेट है। कलम 8 की जगह 9 चलेगी, 9 की जगह 10 चलेगी, और एक एक नंबर ऐसा ही अगर हमें ज्यादा मिल गया तो गेम बदल गया। सेम आर्गुमेंट हमें इस तरीके से लिखना है। लास्ट के लिए रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में एटलीस्ट इसलिए मैंने लास्ट में रखा है कि पेपर कंप्लीशन में हेल्प मिलेगा। मान लो कि समय बचा है बिल्कुल ही 5 मिनट, 2 रिपोर्ट बची हैं, तो एटलीस्ट हम स्ट्रक्चर कुछ लिख पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे उस चीज को। ऐसे में तो कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को। और दोस्त 10-20 नंबर का छूट भी गया ना तो कोई खास बात नहीं है, बहुतों का छूटा है, बहुत अफसर बने हैं। अपना हौसला बुलंद रखो, जो दे रहे हो वो भी क्वालिटी दो, लेकिन कोशिश करो पेपर कंप्लीट करना है। ये टास्क है अपने आप में एक।
और अगर मान लो हिंदी मीडियम कैंडिडेट हो, यहाँ पे हाथ तंग है, फिर आप अपने हिसाब से एस्से वगैरह जो आपको स्टार्ट करना है उस तरीके से कर सकते हो। ये मेरी तरफ से सजेशन है, ये ऐसे ही करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है ये, और वो रिकमेंडेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे है दोस्त। मैंने ऑलमोस्ट हर डाउट को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब ना इतनी बड़ी वीडियो मैं दोबारा बना पाऊंगा सीएपीएफ 2026 एग्जामिनेशन के लिए। आपको कोई डाउट आता है, गिव नंबर पे कॉल करो और हमसे बात करनी है, वहां बात कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कोई और डाउट है तो। वीडियो कैसी लगी और फोड़ के आना है, वो सारा कमेंट सेक्शन में दिखाओ अपना जोश। और पढ़ाई में ये 2-3 दिन खराब नहीं करना है, स्ट्रेस होगा लेकिन उसको टैकल करना है। उसके मेथड्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।